नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। ये 10वां टेस्ट होगा इम्तिहान पब्लिकेशन का और 11 टोटल हैं और इसके बाद कल आखिरी टेस्ट होगा इसका। उसके बाद हम लोग एरिथ्रेटिया को शुरू करेंगे, नया वाला जो आया है। और उससे पहले आप लोगों से एक चीज़ है कि इसको रिवीजन ज़रूर करना है ना। इसको रिवाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी बार रिवीजन कर लोगे उसी का बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना। और सुबह से तीसरी बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बन पा रहा था, थोड़ा सा हेल्थ इशू है अभी। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और 140 क्वेश्चन होंगे, टफ़ होंगे, मॉडरेट होंगे, इजी होंगे, ये भी मैं नहीं बोलूँगा आपसे। आपको खुद से डिसाइड करना है किस तरह के आपके नंबर आने हैं, है ना। कोशिश करना 90 प्लस तो मिनिमम आए ही आपके। इससे कम आते हैं तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और कुछ लोगों का मैसेज इसके लिए भी आ रहा है कि एक वीडियो बना दीजिए, 1 महीने में कैसे हम लोग क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। आज पॉसिबल होगा तो आज ही बना दूंगा, नहीं तो मैं कल बना दूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, निम्न से किन 2 देशों ने मई 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो है अमेरिका का समूह है, सैन्य समूह। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन और फिनलैंड। हाल ही में जारी राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5वां आया है, के अनुसार राज्य प्रतिस्थापन प्रजनन दर स्तर 2.1 से ऊपर कौन कौन से में है, ये पूछा है आपसे। 2.1 से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट किस किस राज्यों में है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर में है। ओके, मई 2022 में किस राज्य में मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में रखी गई है। मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन और गृह मंत्री ने किया था। और 1970 के दशक में बांग्लादेश के निर्माण के समय मानवाधिकारों के बृहद पैमाने पर हनन के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना की मदद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसके स्मृति के रूप में इसका रखा गया है। निम्न में से किस प्रख्यात अर्थशास्त्री नीति आयोग उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है सुमन बेरी। ये अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 180 देशों में भारत का स्थान 150वां रहा। ओके, अगला है कि सूचकांक में न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सूची में सबसे नीचे चीन रहा। तो 5 के आंसर मैं पढ़ देता हूँ। उपरोक्त में से केवल कथन 1 सही है, यानी कि केवल एक ही सही होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, है ना। इसमें दिया है कि प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर है, पहले पर नॉर्वे है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो छठे का आंसर हो जाएगा, ये नासा का मिशन था, सोफिया। बोइंग जहाज़ की मदद से दूरबीन ले जाने के लिए बनाया गया था इस मिशन को। अगला है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा, इंडिगो एयरलाइन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक को जीता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा, ए पीवी सिंधु ने। हाल ही में कौन सा भारतीय स्टार्टअप देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया? यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न में होता है $100 बिलियन से भी ज़्यादा इनकी संपत्ति हो जाती है। संपत्ति बोले तो इनका ओवरऑल जो है ना वो कैपिटल, वो $100 बिलियन से ज़्यादा होता है। कौन सा यूनिकॉर्न बना है? और आपको पता है यूनिकॉर्न के मामले में, बड़ी बड़ी कंपनियों के मामले में, स्टार्टअप के मामले में पहले स्थान पर यूएसए आता है, दूसरे स्थान पर चीन आता है, तीसरे स्थान पर भारत का स्थान आ गया है यूनिकॉर्न के मामले में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ओपन। ओपन नियो बैंक संचालित करता है। अनीस अच्युतम ओपन के सह संस्थापक और सीईओ हैं। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाटो द्वारा आयोजित किया गया। हाल ही में हुई खुदाई के अनुसार असुरगढ़ सबसे पुरानी किलेबंदी बस्ती है, कहाँ पर है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा में है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहर 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? इसका 14 का आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा सरकार ने जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जाएगी।
15 नंबर है कि मई 2022 से भारत ने किस देश के साथ हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी के साथ ये घोषणा की है भारत ने। भारत और जर्मनी हरित और सतत विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने शुरू की है ई अधिगम योजना। इसके तहत सरकारी स्कूल के 10वीं और 12वीं बच्चों के बीच 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे ई अधिगम योजना में, है ना। 17 नंबर है कि बिहार सरकार ने बिहार में कितने मजदूरों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा समिति गठन करने का निर्णय लिया है? तो 500 मजदूर। कोई भी ऐसा फैक्ट्री जिसे 500 मजदूर काम करते हैं वहाँ पर एक सुरक्षा समिति जरूर गठित होगी, बिहार सरकार का ये निर्देश दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के किस नाम से मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल पंप को लॉन्च किया है? मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ना, IOC, उसने इसको लॉन्च किया है। मेथनॉल ऑलरेडी इसमें मिक्स्ड होगा। 18 का आंसर हो जाएगा, इसका नाम रखा गया M15 नाम से जो पेट्रोल बिकेगा इंडियन ऑयल का, उसमें मेथनॉल भी मिश्रित होगा। संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा सी, केरल है। और संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता केरल है। यह फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। फुटबॉल संबंधित खेल है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते 2022 से सुर्खियों में क्यों हैं? इन्होंने बहुत सारे पर्वतों की चढ़ाई की है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए प्रियंका मोहिते जानी जाती हैं। 8000 मीटर से ऊपर जितनी भी 5 चोटियाँ हैं उन सबको फतह किया इन्होंने। किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, केरल। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में लोसर महोत्सव मनाया जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख में। भारत नेपाल सीमा पर किस नदी पर दूसरे मोटर पुल के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये महाकाली नदी पर बनाया जा रहा है। भारत और नेपाल ने उत्तराखंड में धाराचूला को नेपाल में दाराचूला से जोड़ने वाली महाकाली नदी पर भारतीय अनुदान सहायता से एक मोटर योग्य पुल निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 110 मीटर लंबा उत्तराखंड और भारत में ये पुल बनाया जाएगा, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून लागू किए हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, फिलीपींस ने लागू किए हैं। ओके, 18 वर्ष से कम आयु के लिए वहाँ पर शादी करना अवैध होगा। गांधी का हत्यारा द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, धीरेन्द्र झा ने लिखी है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो SPD का हम लोग बिहार कर रहे थे, प्री के डेट के कारण मैंने इसको रोक दिया था, इसको भी हम लोग बहुत जल्द ख़त्म कर लेंगे। SPD जो वार्षिकांक कर रहे थे हम लोग, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ओके। ऑस्ट्रेलिया ने किस प्रजाति को लुप्तप्राय के रूप में नामित किया है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोआला। कोआला एक जीव होता है, इसको लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किस अभिनेत्री ने 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में एक अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? इसका आंसर हो जाएगा डी, जेसिका चेस्टेन ने जीता है। भारत और नेपाल के बीच पहले ब्रॉडगेज यात्री रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया, जो नेपाल को किस भारतीय राज्य से जोड़ेगा? ब्रॉडगेज बनाया गया है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के जनकपुर और नेपाल के बीच बनाया गया है इसको, है ना। नेपाल का कुर्था है और जनकपुर बिहार का जयनगर है। वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा एक, इक्वाडोर है, जो वन्यजीवों को भी कानूनी अधिकार देगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार अति सघन वन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वनावरण का प्रतिशत कितना है? 30 का आंसर हो जाएगा सी, अति सघन जो वन है 3.04% एरिया पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। किस योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी की स्थापना की गई थी। 1915 में जर्मनी के विदेश मंत्री की मदद से जिम्मरमैन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी। इसके गठन के पीछे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल थे। क्लियर हो गया। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संदर्भ में असत्य कथन को आप लोगों को बताना है, और इसको मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूं। आपको सारे स्टेटमेंट पढ़िए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद इसका आंसर बताना है। इसमें असत्य कथन दिया है कि दिल्ली को 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी बनाया गया था, ये गलत दिया है। इसमें दिया हुआ है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान सरकार ने घोषणा की कि बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। 12 दिसंबर 2011 को
ब्रिटिश साम्राज्य के जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसलिए इसका आंसर डी गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई। तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर जी थे, इन्होंने तीनों में ही भाग लिया था। कांग्रेस ने तो केवल दूसरे वाले अधिवेशन में भाग लिया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई है? तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। निम्नलिखित घटनाओं क्रांतिकारियों की सूची को सुमेलित करना है। दिल्ली बम केस, ओ डायर हत्याकांड, जैक्सन की हत्या, सैंडर्स की हत्या, कर्जन वाइली की हत्या। तो इसको मैच करते हैं। दिल्ली बम कांड में कौन कौन आएंगे? सचिन नाथ सान्याल आ जाएंगे और रास बिहारी बोस भी थे इसमें शामिल। ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ओ डायर को उधम सिंह जी ने मारा था लंदन में। जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो अनंत कन्हेरे ने हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह जी का नाम आता है। कर्जन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने लंदन में गोली मार दिया था। सबका मैच हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5 और ई का 4 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निर्वासन में भारत की पहली अनंतिम सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है? निर्वासन में तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई आंसर, यानी कि सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल खान सिंधी थे, ये भी गलत है। और इसका आंसर सी भी गलत है, सरकार के गृह मंत्री बरकतुल्ला खान थे। इसमें दिया हुआ है कि कथन बी और सी असत्य हैं। भारत की पहली अनंतिम सरकार 1 दिसंबर 1915 को काबुल में स्थापित की गई थी। इसके सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, 1915 में जो स्थापित हुआ था। प्रधानमंत्री थे मौलाना बरकतुल्ला खान और गृह मंत्री थे अब्दुल्ला खान सिंधी जी। काबुल में स्थापित हुई थी और इसको जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। ओके, पहली निर्वासित सरकार थी भारत की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया? 39 का आंसर हो जाएगा ए, मद्रास 1927 में। विजय कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 39 ना, 1 मिनट रुक जाओ, 40 यहाँ पर है, थोड़ा सा होच-पोच हो रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान यंग हस्बैंड प्रतिनिधि मंडल को किस देश या राज्य में भेजा गया था? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत में भेजा गया था। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत भेजा गया था यंग हस्बैंड प्रतिनिधि मंडल को। क्लियर हो गया। क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मानिकतल्ला नामक समूह का गठन किसने किया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा बरिंद्र घोष ने किया था। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? 42 का आंसर हो जाएगा एडमिरल गॉड्रेफ थे, एडमिरल गॉड्रेफ। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा NG रंगा ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका तत्काल उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आराम शाह बना था। आराम शाह दिल्ली सुल्तान में गुलाम वंश का शासक था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ता में आया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के रईसों ने जल्दबाजी से उसे दिल्ली का शासक बना दिया, लेकिन वह अक्षम निकला। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बन गया था और इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी, जिसको चालीसा दल भी कहा जाता है, इसी की मदद से शासन को हथियाया था। और चालीसा दल को ख़त्म कौन करेगा? तो बलबन ख़त्म करता है। मध्यकालीन शब्दावली में से संबंधित असत्य कथन कौन से हैं? इसका 46 का आंसर, डायरेक्ट मैं आंसर पर जा रहा हूँ। दीवाने खालसा पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, ये गलत है। दीवाने खालसा राज्य के सीधे नियंत्रण में जो भूमि होती थी, शाही भूमि इसको कहा जाता था। किस विजय की स्मृति में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा 1602 ईस्वी में अकबर ने बनाया था। 1604 में तो इसकी मृत्यु हुई हो गई। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किस नदी के तट पर रखी गई थी? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का। ओके, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल था ये शासक।
राजशेखर के अनुसार डैश नदी आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करती है। राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखा है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी है ये। राजशेखर जी की और भी बहुत सारी कृतियां हैं, जिन्हें बाल रामायण है और काव्य मीमांसा है ना। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के किस वेद का भाग है? वर्ण व्यवस्था तो ये ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है पुरुष सूक्त में कि वर्ण व्यवस्था का बात। और आपको पता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल जो है ऋग्वेद का वो प्राचीन है, बाकी पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल जो है बाद में लिखा गया है। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है और इसी में बताया गया कि ब्रह्मा जी के पैरों से अलग जाति का जन्म हुआ और मस्तिष्क से अलग जगह जन्म हुआ, बाहु से अलग का जन्म हुआ, ये बताया गया। पुरुष सूक्त यही है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरकोटदा। बुद्ध के जीवन और उनसे संबंधित चीज़ों को मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु। इसको किससे मैच करते हैं? तो स्तूप। 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद से त्याग, त्याग को घोड़ा से मैच कर दो। ज्ञान, ज्ञान को पीपल के बोधि वृक्ष से, है ना। जन्म को, तो जन्म को कमल से मैच कर दो, हो गया। यानी कि 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले रुक जाओ एक मिनट। हाँ, बिहार के मनेर में बसने वाले पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इमाम ताज फकीह नाम था इनका। शेर शाह ने किस युद्ध के संदर्भ में कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का राज्य खो देता? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ का युद्ध था, जहाँ पर राजपूतों ने बहुत मारा था शेर शाह को, पूरे राजस्थान में नचा नचा कर मारा था इसको। उसके बाद इसने बोला था कि मुझे कुछ भी करना चाहिए था, राजस्थान की विजय पर नहीं आना चाहिए था। उसके बाद फिर ये जब जीत तो लिया था इसने मारवाड़ को, फिर ये कालिंजर पर कब्जा करने कहाँ पर गया था? तो ये गया था कालिंजर पर कब्जा करने मालवा के क्षेत्र में, जहाँ पर इसकी मृत्यु ही हो गई बेचारे की, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजराती कवि सोद्धल ने किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा धर्मपाल को कहा है। गुजराती कवि हैं, सोढ्याल नाम है, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी बताया है। और धर्मपाल ने कौन से विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? ये जरा आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए। प्राचीन काल में भारत आने वाले यात्रियों में विदेशी शासक का दूत कौन था? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई। दिए गए विकल्पों मेगास्थनीज और डायमेकस दोनों ही दूत थे। मेगास्थनीज भी और डायमेकस भी, यानी कि बी और सी दोनों ही दूत थे, बाकी ये दोनों यात्री थे, फाहियान और सी। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? 58 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है बी, विपुलपुरी में। 12 साल की कठोर तपस्या साधना के बाद महावीर स्वामी ने जम्भुक ग्राम के पास रिजपालिका नदी के तट पर एक साल पेड़ के नीचे उनको कैवल्य प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया था। उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई है। क्लियर हो गया इसका आंसर आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की संख्या कितनी है? 59 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 है। कौन कौन सा? 1912 ईस्वी में बांकीपुर हुआ है, रंगनाथ माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 1922 ईस्वी में गया में अधिवेशन हुआ है, CR दास इसके अध्यक्ष हैं। 1940 ईस्वी में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ है, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृतायन का कार्यक्षेत्र कहाँ था? ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इन्होंने वोल्गा टू गंगा नामक पुस्तक लिखी है जो मैंने पढ़ी है। वोल्गा टू गंगा प्राचीन हिस्ट्री की बुक है, बहुत ही बेहतरीन। और इन्होंने मार्क्सवाद पर भी किताब लिखी है। और ये कहाँ पर सक्रिय थे? तो ये भागलपुर के आसपास, ये सब छपरा के आसपास सक्रिय थे। 60 का आंसर ए हो जाएगा। गांधी ने किस शहर में लोगों से ऑटोग्राफ के लिए 5 रुपये और भूकंप पीड़ितों की मदद की? 5 रुपये लिए इन्होंने लोगों से ऑटोग्राफ देने के बदले, अपना अपना ऑटोग्राफ दिया इन्होंने सबको। उसके बाद से क्या बोला कि 5-5 रुपये दीजिए। और उससे क्या किया इन्होंने? 1934 ईस्वी में बिहार में भीषण भूकंप आया था, उससे ज़्यादा भीषण भूकंप आज तक बिहार में नहीं आया है। उसी में जो कोसी पुल था वो गिर गया था, जो अभी बना है कुछ दिन पहले। तो ये कहाँ पर किया था उन्होंने? तो भागलपुर में किया था। किस आंदोलन के दौरान छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी हो जाएगा। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इस सिद्धांत को गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान प्रतिपादित किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान इसको प्रतिपादित किया था, ट्रस्टीशिप।
निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, देवेंद्रनाथ टैगोर, इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गुप्तार, एनी बेसेंट, हरिजन। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। एनी बेसेंट का हरिजन नहीं है, हरिजन भी महात्मा गांधी जी का है। एनी बेसेंट का कॉमन बिल है, न्यू इंडिया है, ये सब उनके पेपर हैं। भारत में चतुर्थ कारखाना अधिनियम कब और किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय में पारित हुआ था चतुर्थ कारखाना अधिनियम। बाल श्रमिक की उम्र 12 से 15 वर्ष कर दिया गया। इसमें बालिगों के लिए कार्य अवधि 11 घंटे निश्चित कर दिए, 11 घंटे काम करने पड़ते थे। सप्ताह में अधिकतम 60 घंटे काम करने हैं। भारत के संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध तरीके से हुआ तो नीलम संजीवा रेड्डी हैं। वो 25 जुलाई 1977 से 14 जुलाई 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, इन सब को किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। मैं रिपीट कर देता हूँ, शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। बिहार चकबंदी एवं विखंडन निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, 1956 में। भारत में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा MC तलवार समिति बनी थी। कब बनी थी? 1966 में बनी थथी और इसी ने बोला था कि केंद्र राज्य संबंधों पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और फिर आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। ओके, और समिति कब बनाई गई थी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। 1969 में समिति बनी है ना। 1966 में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया। 69 में एक समिति बनाई गई थी, MC तलवार समिति। फिर से इसको करेक्ट कर लेना, 69 ईस्वी में बनी थी MC तलवार कमेटी। अगला क्वेश्चन है, विधायिका किस सदन का अध्यक्ष विधायिका का सदस्य नहीं होता है? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्यसभा। भारतीय संविधान किस भाग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आंग्ल भारतीय समुदाय, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? भाग 16 में ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 342, ये सब सुना होगा। ये सब आर्टिकल भाग किसके भाग हैं? तो ये भाग 16 के भाग हैं। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया। इसका तात्पर्य क्या है? अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य पूछा है आपसे। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है कि इसका आंसर ई दिया है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए सभी रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किया जाएगा। भारत के प्रत्येक न्यायालय के लिए बाध्यकारी होंगे, ये भी सही होगा। इसे अपनी अवमानना के खिलाफ दंडित करने की शक्ति है, ये भी सही होगा। और यह भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में बाध्यकारी सलाह दे सकता है। नहीं, इसका मतलब बी और सी जो था इसका वो दोनों ही करेक्ट है। ओके, इसका मतलब यही होता है अभिलेख न्यायालय का कि अवमानना नहीं कर सकते आप उच्च न्यायालय का। और उसके जो फैसले होते हैं ना, वो सारे राज्यों, सारे जो हाई कोर्ट हैं उन सब के लिए बाध्यकारी होते हैं। भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिका से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय कौन थे? उस समय नरसिंह राव जी थे, PV नरसिम्हा राव। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 74 का डी। भारत के प्रधानमंत्री डैश किए जाते हैं। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संचालित किया जाता है। 76 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। सूची को मैच करना है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। आपातकाल के दौरान प्रावधान ये जर्मनी से लिया है। निषेधक तत्व निदेशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया है, DPS। तो A का 2, B का 1, C का 3, D का 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा 77 का। असत्य जोड़े को पहचान करना है। मैं डायरेक्ट असत्य जोड़े पर जा रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा D, अनुच्छेद 48, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। ये आर्टिकल 50 का भाग है, ना कि 48 का भाग है। 79 है, राज्यसभा से कौन से सही नहीं है? पहले यहाँ पर देख लेते हैं, वो बताना है आपको। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, लोकसभा के भंग होने पर व्यक्तिगत नहीं होगा। ये तो सही है। क्या बोला है? जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया, लोकसभा से पारित होने पर कोई चीज़ भंग नहीं होगा।
ओके, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला है, सही नहीं बोला है ना आपसे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका पहला है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है ना, और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, लोकसभा के भंग होने पर व्यपगत नहीं होगा। बिल्कुल सही है ये, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यपगत नहीं होगा। 17 अवसान पर कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता, इसका दो भी सही होगा। ओके, यदि किसी भी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो राज्यसभा विधेयक तो हम 6 महीने तक नहीं, राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को 6 महीने तक रोक के कभी भी नहीं रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को। तो तीसरा इसका गलत होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से वरीयता अनुक्रम में तीसरा स्थान किसका है? वरीयता अनुक्रम में पहले पर राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे पर कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते, तीसरे पर प्रधानमंत्री आते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं। सू नहर निम्नलिखित में किसे जोड़ती है? तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? झील सुपीरियर को झील ह्यूरोन से जोड़ती है। ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका जो है उसी को जोड़ती है आपस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील है। ओके, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। और भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर कौन है? चीन है। ओके, अगला है 83 नंबर की वेद्दा जनजाति निम्नलिखित में किस देश की स्थानीय जनजाति है? वेद्दा। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ये श्रीलंका के हैं। डॉप्सन यूनिट का उपयोग निम्नलिखित में किसको मापने के लिए किया जाता है? डॉप्सन, तो ओजोन परत की मोटाई नापते हैं डॉप्सन यूनिट में। 84 का आंसर बी हो जाएगा। मछली पकड़ने का विश्व प्रसिद्ध केंद्र ग्रैंड बैक्स कहाँ पर है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अटलांटिक महासागर में है। न्यू फाउंडलैंड के ग्रेट बैंक्स और अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में पठारों की एक श्रृंखला है। यहीं पर दुनिया की सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का मैदान स्थित है। उथले पानी लगातार उत्तर से ठंडी धारा और नीचे से गर्म धारा जब जाती है, देखो क्या होती है ना, जैसे जापान का तट है, वहाँ पर आप देखोगे ऊपर की तरफ से ठंडी जलधारा आ रही है और नीचे की तरफ से गर्म जलधारा जा रही है, तो यहाँ पर ही मछली उत्पादन खूब होता है। कनाडा का तट है, वहाँ पर भी 2 जलधाराएँ मिलती हैं, गर्म और ठंडी। तो जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलेंगी वहाँ पर सबसे अनुकूल बनता है मछलियों के उत्पादन के लिए, है ना। तो ये कहाँ पर है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्पादन के देश से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? 86 का आंसर कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है ये। अगला है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? सतलज और काली नदी के बीच में फैला हुआ है कुमाऊं हिमालय। अगले पर चलते हैं। मेन बाउंड्री थ्रस्ट निम्नलिखित किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? MBT की बात कर रहा है, हिमालय पर्वत से नियमित। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय और शिवालय के बीच में कौन सा आता है? MBT। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ब्राज़ील। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो 90 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कासरगोड। कासरगोड कहाँ है? अब ये बताओ मुझे, कासरगोड तो पता होगा ना, ये केरल में स्थित है। ओके, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कासरगोड की एक और खासियत है, इसको यहाँ पर बहुत सारे भाषाओं की जननी भी माना जाता है। इसको केरल राज्य में है, बहुत सारे भाषाओं का जन्म यहाँ पर हुआ है। हाल ही में किस पर्वत का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तैमूर, इंद्रावती, लिखू, सुनकेसी निम्नलिखित किसकी सहायक नदियां हैं? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सब कोसी की सहायक नदियां हैं। और माउंट हैरियट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान जिले में एक पहाड़ी है। ओके, ये तो कर ही लिया हमने। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 94 का आंसर हो जाएगा डी, 1953 में। बिहार में सल्फर का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। किस जिले में ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना की शुरू की गई है? 96 का आंसर हो जाएगा रोहतास में शुरू की गई है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा इसमें से। ओके, ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना 2006-07 के शुरू की गई। यह रोहतास जिले में स्थित है। इसकी स्थापना क्षमता 1 मेगावाट है। ओके, 97 में नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किस अवस्था में किया जाता है? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, वृद्धावस्था में।
नदियों द्वारा वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण किया जाता है। युवावस्था में नदियाँ वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। वहीं परिपक्व अवस्था में नदियों द्वारा मैदानी क्षेत्र में जलोढ़, पंख, विसर्प, गोखुर, झील, तटबंध, वेदिका आदि का निर्माण किया जाता है। 98 पर चलते हैं। बिहार के चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन असत्य है, पहचान कीजिए। ओके, तो आपको वीडियो पॉज करके करना है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं पढ़ देता हूँ। बिहार में प्रथम चीनी मिल का स्थापना मढ़ौरा नामक स्थान पर हुई थी। दूसरा, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1976 में हुई। सेन कमीशन द्वारा टैरिफ कमीशन का संबंध चीनी उद्योग से है और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा। असत्य पूछा था आपसे। बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो 99 का आंसर हो जाएगा किशनगंज। कोसी नदी निम्नलिखित किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया इनसे होकर नहीं बहती है। ओके, बाकी मधेपुरा से, पूर्णिया, सुपौल से बहती है। सुपौल, अररिया, सहरसा, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कपूर अमोनियम क्लोराइड को किस विधि से अलग किया जा सकता है? कपूर और अमोनियम क्लोराइड को तो ऊर्ध्वापतन क्रिया द्वारा। ऊर्ध्वापतन में क्या होता है? डायरेक्ट कोई चीज़ सॉलिड से गैसीय फॉर्म में बदल जाती है। जैसे कपूर है, रखे रखे गायब हो जाएगा, तो इसको ऊर्ध्वापतन कहते हैं। कोलाइडल विलयन है, इधर उदाहरण है। कोलाइडल विलयन, उसको उदाहरण को सुमेलित करना है। जेल, तरत, एरोसोल, इमल्सन और फोम आपको मैच करना है। ओके, तो इसका मैच कर लेते हैं। फोम क्या आएगा? इसमें व्हीट क्रीम, साबुन का झाग, ये सब आता है, तो फोम में तो झाग आ गया। उसके बाद से है इमल्सन। इमल्सन में एक दूध वगैरह आते हैं। और जेल में कौन सा आ जाएगा? जेल में मक्खन वगैरह आ जाते हैं। तरल एरोसोल में ये धुआं आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा का सही क्रम में कौन सा है? तत्वों की मात्रा जितनी पाई जाती है उसके हिसाब से इनको क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद से हो जाएगा सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, है ना। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो संख्या का मान आप सभी को पता होगा, साइंस अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो 6.022 10⁻³ होता है। ए आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर। और इसको ये क्या बोला है कि एवोगैड्रो स्थिरांक किसी पदार्थ के 1 मोल में पाए जाने वाले कणों की संख्या होती है। इसकी एसआई इकाई व्युत्क्रम मोल है। ओके, बस यही था इसमें। तो पदार्थ और उसमें मौजूद एसिड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। फॉर्मिक एसिड चींटी, टार्टरिक एसिड इमली, मौलिक एसिड सेब, ब्यूटरिक एसिड दूध व शीतल पेय। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत दिया। ब्यूटरिक एसिड दूध व शीतल पेय गलत दिया है। इसमें दिया हुआ है दूध में लैक्टिक अम्ल और मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होता। निम्नलिखित किस में भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है? तो हाइड्रोजन। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, गैसोहोल और कोल ब्लेड मीथेन, तीनों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही बनना, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण, जंग लगना, भोजन का पाचन। 108 का आंसर क्या हो जाएगा? सारे ही सही हैं। 109 है डैश हाइड्रोकार्बन है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो 109 का आंसर दिया हुआ है सी, एल्कीन। निम्नलिखित में किस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 110 उपरोक्त सभी में कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है? तो 111 का आंसर हो जाएगा एओसिन नामक प्रोटीन है जो हड्डियों में पाया जाता है। 111 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भ्रूण अवस्था में आरबीसी कहाँ बनती है? तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? ई दिया हुआ है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब ये भ्रूण अवस्था में होती है तो प्लीहा और यकृत में आरबीसी का उत्पादन होता है। तो प्लीहा भी हो जाएगा, यकृत भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी कमी से क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है? 113 का आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? 114 का आंसर हो जाएगा इकिडना। इकिडना जो है, एकिडना, यह स्तनधारी है जो अंडे देता है।
जड़, स्केलियन, फल, पुष्पक्रम और बीज। अब इधर मैच करना है आपको, तो जड़ में कौन से आ जाते हैं? मूली, गाजर, शलजम, ये सब जड़ हैं। स्केलियन में प्याज और लहसुन आ जाते हैं। तना में तो और उसके बाद से क्या दिया है? फल, तो इसमें टमाटर, उसके बाद से मिर्च, भिंडी, खीरा, लौकी, ये सब आते हैं। तो फल में कौन सा आ जाएगा? भिंडी आ जाएगा। पुष्पक्रम में कौन से आते हैं? फूल गोभी और ब्रोकली आते हैं। बीज में कौन से आ जाएंगे? तो लोबी आ जाएगा। मैच हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्सर्जन, स्रावी और शोषक गुणों के साथ शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है? 116 का आंसर हो जाएगा डी, त्वचा। श्वसन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं डायरेक्ट सत्य कथन पर जा रहा हूँ। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, यही सत्य है। कुनैन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। 119 का ए हो जाएगा। और ये किस चीज़ की दवाई होती है? तो ये जो मलेरिया होती है उसकी दवाई होती है। ओके, 120 नंबर पर चलते हैं। छिपकली और पक्षियों जैसे जानवरों निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्सर्जक पदार्थ है? 120 का आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड जो होता है मुख्य उत्सर्जक होता है इनका। हमारे शरीर में सबसे बड़ा लसिका ऊतक कौन सा है? 121 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न से किसकी बनी होती है? 122 का आंसर हो जाएगा बी, फोटोन की बनी होती है। निम्नलिखित किस महान वैज्ञानिक ने कहा कि गति हमेशा सापेक्ष होती है? निरपेक्ष गति का कोई अर्थ ही नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? इस सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था इसमें से? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था। 100 का आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा बर्फ, रेत, एल्यूमिनियम, कार्बन, पीतल में सबसे अधिक है? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर हो जाएगा ए, बर्फ की। ओके, प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? प्रकाश का तरंग का सिद्धांत 125 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेंस ने दिया था। हाइजेंस प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ते हैं वही है। हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया था, बस यही है। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो प्लेन में लगा होता है, ये लाल रंग का बॉक्स होता है, नारंगी रंग का वो होता है, नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स। इसमें प्लेन में जो भी हो रही है उसका रिकॉर्डिंग होता रहता है। प्लेन के पिछले या अगर भाग में रहता है ये, जिससे प्लेन दुर्घटना के समय ये बॉक्स बच जाता है, जिससे पता चलता है प्लेन दुर्घटना का कारण क्या था। शुद्ध पानी, स्टील और हाइड्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? शुद्ध पानी, स्टील और हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 127 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा, उसके बाद शुद्ध पानी में, फिर हाइड्रोजन में, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में ध्वनि की उच्च पिच या तारे हैं? 128 का आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर जब भिनभिनाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इसका हाई पिच होता है। निम्नलिखित किसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है? तो 129 का आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है, जिसका कार्य क्या है? डायनेमो क्या करती है? तो 130 का आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तारापोर समिति का संबंध किससे है? 131 का आंसर हो जाएगा पूंजी खाते पर रुपये के पूर्ण परिवर्तनीयता से है। निम्नलिखित में कौन भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? 132 का आंसर हो जाएगा जो जमा होता है ना, वो संपत्ति नहीं, वो लायबिलिटी होता है बैंक का। संपत्ति क्या होता है बैंक का? तो जो बैंक में हम ऋण लेते हैं या अग्रिम होता है या निवेश होता है, ये सब उसकी संपत्ति होती है बैंक की। और जो बैंक में आपने जमा किया हुआ है ना पैसा, वो बैंक की लायबिलिटी है, ना कि संपत्ति। बिहार बजट 22-23 के संदर्भ में बताना है आपको। यह बजट 6 सूत्रों में आधारित है। इस बजट शिक्षा विभाग में सबसे अधिक बजट का प्रावधान है और 2022-23 में 9.7% की आर्थिक वृद्धि रहेगी। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन सही है। निम्नलिखित को मिलान करना है, तो डायरेक्ट मैं मिलान करता हूँ। राजकोषीय घाटा दिया वगैरह वगैरह दिया हुआ है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 134 का पहले का आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो राजस्व व्यय में से जब राजस्व प्राप्ति को हटा देते हैं, राजकोषीय घाटा निकल आता है। उसके बाद से बजटीय घाटा, तो बजट घाटा प्लस बजट उधारी देता तो बजट घाटा होता है। ओके, फिर राजस्व घाटा पर आ गए हैं हम लोग, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? ओके, पहला का आंसर 1 ही होगा, तो मैंने गलती से 3 कर दिया। राजकोषीय घाटा में क्या होता है? बजट घाटा प्लस बजट उधारी देता होता है। और बजट घाटा हम बजटीय व्यय में से बजटीय प्राप्ति को हटा देते हैं। राजस्व घाटे में राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को हटा देते हैं। और प्राथमिक घाटे में राजकोषीय घाटा में से सरकार द्वारा ब्याज भुगतान जो होता है इसको हटा देते हैं। तो पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दो दिया हुआ 134 का आंसर सी दिया हुआ है। इसका आंसर इन्होंने सी दिया है, यानी कि इनके हिसाब से जो आंसर है वह है कि राजस्व घाटा बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्ति होगा और बजटीय घाटा राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को होता है। ओके, इनका आंसर गलत होगा। इसका आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ही होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला शक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजना नहीं शुरू की गई है? नहीं शुरू की गई है केंद्रीय बजट में। 135 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई। उपयुक्त सभी योजनाएं शुरू की गई हैं। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 सभी महिलाओं को लेकर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2036 तक बिहार की कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत होगी? इसका आंसर हो जाएगा 61.4%। रोलिंग योजना की प्रेरणा कहाँ से आई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरनार मिर्डल की किताब एशियन ड्रामा से आई थी रोलिंग योजना। और 1978 से 80 के दौरान जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब ही रोलिंग योजना को लाया गया था। वांचू समिति, LK झा समिति, राजा चलैया, भूरे लाल समिति, सही मैच करना कौन कौन से सही हैं? 138 का आंसर हो जाएगा राजा चलैया समिति जो है बैंकिंग से संबंधित था, बस केवल यही सही है। सही नहीं है। ओके, सही नहीं है ये बताना है आपको। ओके, ये सही नहीं है। ये कर सुधार से संबंधित था राजा चलैया समिति। किससे? कर सुधार से था, बैंकिंग से नहीं था। केंद्रीय बजट में कितने वर्षों के लिए प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? 129 का आंसर हो जाएगा 3 साल का होता है। एक पिछले साल का, एक वर्तमान ईयर का, एक अगले साल का। बिहार के पहले वित्त मंत्री कौन थे? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। तो 140 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। वीडियो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना, अपने स्कोर बताना, और जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, जो भी लगा हो आप ही को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।